पूर्व गुप्त कालीन बिहार, तो गुप्त काल लगभग 300 एडी, गुप्त काल लगभग 300 एडी, और ये मगध खत्म हुआ लगभग 1 एडी। तो उस 300 एडी के दौरान क्या हुआ? 300 एडी और मान लीजिए 1, तो इसके बीच में बिहार में क्या हुआ? उसके बीच में बिहार में वैसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पहले जो सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्रा होता था, अब सुनिए, पहले सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्रा होता था मगध समय तक। गुप्त से अब ये जो केंद्र था पाटलिपुत्रा खिसक के पश्चिम की ओर आ जाएगा। गुप्त के समय मुख्य अब केंद्र बिंदु हो गया उज्जैन। तो अब धीरे धीरे पाटलिपुत्रा का पतन शुरू हुआ, धीरे धीरे पाटलिपुत्रा का पतन शुरू हुआ। अभी वर्तमान में समाचार देखे होंगे आप लोग कि नीतीश सरकार, बिहार सरकार, पुराना जो पटना सिटी है वहां कुछ कुछ जगह चिन्हित किए गए हैं जहां मौर्यकालीन जो अवशेष है उसका खुदाई हो रहा है। कुम्हरार में लगभग 2500 साल पुराना एक पूरा मकान मिला है। अब जाके सबका खुदाई हो रहा है। तो दे रहा है कि जो पटना सिटी बसा हुआ है वो उसी अवशेष पर बसा हुआ है, वहीं पर वो मगध साम्राज्य का मुख्य जो कंसंट्रेशन था। तो अब हुआ कि भाई वहां तो आबादी बस गई है, तो वहां खुदाई कैसे होगा, सबको उजाड़ना पड़ेगा। तो जहां जहां जमीन खाली है या सरकारी जमीन है, कोई ऑफिस है, बड़ा बड़ा हाथा है अपना, तो वहां वहां पे खुदाई का काम किया जा रहा है। तो अब क्या होगा कि बिहार का इतिहास और बदल जाएगा। अब जो जो नई चीजें मिलेंगी उसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, पूर्व गुप्तकालीन बिहार। पूर्व गुप्तकालीन बिहार मतलब गुप्त काल से पहले और मगध के बाद। लिखिए गुप्तों के पूर्व, लिखिए गुप्तों के पूर्व बिहार का राजनीतिक गौरव बिहार का राजनीतिक गौरव अल्प महत्वपूर्ण शासकों के हाथ में था। मतलब शासक इतने प्रभावी नहीं थे। शासकों के हाथ में था। लिखिए इतिहासकार लेवी का मानना है कि इतिहासकार लेवी का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर लिच्छवी अंकित मिलता है। लिच्छवी अंकित मिलता है।
लिखिए पूरे समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। पूछेगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है, तो समुद्रगुप्त है, गुप्त काल का एक शासक है। स्तंभ लेख में उसे लिच्छवी दैहित्र, देखिए ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि दिखाया ये जा रहा है कि जो गुप्त काल के शासक थे उनका लिच्छवियों से संबंध था, लिखिए इस समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में उसे लिच्छवी दैहित्र कहा गया है। लिच्छवी दैहित्र इन्वर्टेड कोमा में, जो स्पष्ट करता है कि गुप्तों ने या गुप्तों का संबंध है लिच्छवियों के साथ था। देखिए इससे यह भी प्रकट होता है कि गुप्तों के पूर्व लिच्छवियों का एक प्रभावशाली गणराज्य था। गुप्तों के पूर्व लिच्छवियों का एक प्रभावशाली गणराज्य था। तो जितना रिसर्च गुप्त पर हुआ है उतना रिसर्च लिच्छवियों पर नहीं हो पाया है। इसमें कौन शासक आया, क्या आया, मिलेगा, लेकिन अब उसको क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम से हटा दिया सब, तो अब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, बस ये जानना है कि गुप्त काल प्रारंभ होने से पहले यहाँ लिच्छवियों का शासन था। चलिए अब हेडिंग दीजिए बिहार एवं गुप्त साम्राज्य। बिहार के समय गुप्त साम्राज्य कैसा था, गुप्त साम्राज्य बिहार पर कैसे शासन करता था। बताए ही कि अब जो केंद्र बिंदु हो गया गुप्तों का उज्जैन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना। अब इधर से ये लोग खिसक के चले आए इधर, और संभवतः इनके बाद पाटलिपुत्रा किसी की राजधानी नहीं। 700-800 एडी में पाल वंश आया बिहार में, उसका भी राजधानी मुंगेर था। मुंगेर न जानता तुमको हो। हाँ, पटना से लगभग 100-150 किलोमीटर पूर्व में, गंगा नदी के किनारे। 150 से कम नहीं होगा, 150 किलोमीटर। तो मगध के बाद पाटलिपुत्रा फिर कभी राजधानी नहीं बना। पाल आए, उसके बाद फिर तो सल्तनत काल ही प्रारंभ हो जाएगा, और सल्तनत काल से ही फिर राजधानी कहां बनती है, दिल्ली।
मुगल काल तक कुछ समय के लिए आगरा में रहेगा। अंग्रेज जब आए तो राजधानी कुछ समय के लिए कलकत्ता, और फिर 1912 में जो दिल्ली गया है तब से आज तक दिल्ली, इधर उधर कहीं नहीं गया है। तो आइए देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान बिहार अपना क्या था, यहाँ क्या हो रहा था। लिखिए, एक लंबे अंतराल के बाद गुप्त युग में बिहार के इतिहास में पन्ने पलटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुप्त काल के पूर्व यहाँ के इतिहास के संबंध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। फिर भी माना जाता है कि लिच्छवी या मौखरी या फिर कोटा वंश, तीनों को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन तीनों का कुछ न कुछ साक्ष्य मिलता है। लिच्छवी या मौखरी या कोटा वंश के शासक यहाँ शासन कर रहे होंगे। लिखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इलाहाबाद स्तंभ लेख अभी पढ़े हैं, किसका है? समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक है। लिखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त इस वंश का मतलब गुप्त वंश का, इस वंश का प्रथम राजा था। लिखिए, जिसके अधिकार में संभवतः लिखिए, जिसके अधिकार में संभवतः अयोध्या एवं उसके पूरब प्रयाग एवं सारनाथ का क्षेत्र रहा होगा।
अयोध्या एवं उसके पूरब प्रयाग एवं सारनाथ का क्षेत्र रहा होगा। तो देखिए अयोध्या कहाँ हो गया, ये है फैजाबाद, अयोध्या है ना। और ये हो गया वाराणसी, सारनाथ, यानी कि ये वाला इलाका लखनऊ के जस्ट पूरब में है फैजाबाद, लखनऊ के जस्ट पूरब में फैजाबाद, वही है अयोध्या। और ये रहा वाराणसी, तो इस इलाके पर इसका कब्जा रहा होगा। इसका मतलब कि आज का जो वर्तमान पूर्वी यूपी है वो, तो यूपी बिहार तो हम लोग बनाए हैं, तब तो यूपी बिहार था नहीं, तो यानी कि इस इलाके पर अपना कब्जा था। लिखिए इस संदर्भ में चीनी यात्री इत सिंह, अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछ देगा कि इत सिंह कहाँ का यात्री था, तो चीन का। इत सिंह का भी विवरण मिलता है, इत सिंह का भी विवरण मिलता है। लिखिए श्री गुप्त के संदर्भ में माना जाता है कि, श्री गुप्त के संदर्भ में माना जाता है कि वह स्वतंत्र राजा नहीं था। स्वतंत्र राजा नहीं तो किसी का सामंत मंत रहा होगा, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। एवं उसने 275 से 300 एडी की अवधि में शासन किया। एडी में शासन किया। देखिए उसके बाद घटोत्कच, उस घटोत्कच उसका बेटा था, 300 से 319 300 से 319 एडी तक राजा रहा, और वह भी सामंत ही था। लिच्छवियों का या मौखरी वंश का, या वो कौन था, कोटा वंश का। तो जहां ज्यादातर साक्ष्य मिलता है लिच्छवियों का, ठीक है। और गुप्त में जो श्री गुप्त है, घटोत्कच है, स्वतंत्र राजा हो ऐसा साक्ष्य कम मिलता है। तो जो प्रथम स्वतंत्र राजा होता है गुप्त में, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, लिखिए हेडिंग दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये पहला शासक होगा। तीन 319 से 335, चंद्रगुप्त प्रथम जो हुआ 319 से 335। लिखिए यह है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है।
गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की एवं वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। देखिए, चंद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी करवाए हैं उसमें एक तरफ चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी के चित्र, उसके एक तरफ चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी के चित्र बने हुए हैं और दूसरी तरफ है लक्ष्मी के। तो इसी से पता चलता है कि इनमें वैवाहिक संबंध था, इनमें वैवाहिक संबंध था। लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। 319 एडी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। गुप्त संवत, विक्रम संवत, शक संवत, सकीना, ये संवत क्या होता है? हाँ, वहीं से दिन और तारीख की गिनती शुरू होती है। जैसे हिजरी संवत, इस्लाम में हिजरी ही है ना, क्रिश्चियन का ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिससे अभी जो हम लोग जनवरी फरवरी करते हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और जबकि भारत सरकार का जो हिंदू कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, विक्रम पर नहीं। तो भारत में 3 संवत ज्यादा प्रचलित है, शक, विक्रम और गुप्त। लेकिन ऑफिशियल जो हिंदी कैलेंडर है वो है शक संवत। लिखिए, इतिहासकारों का मानना है कि वह भारतीय मूल का पहला राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। वैसे सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? यूनानियों को। भारत में सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसको है? यूनानियों को। लेकिन भारतीयों में पहला है गुप्त साम्राज्य। सोने का सिक्का जारी करवाया और भारी मात्रा में सोना का सिक्का जारी हुआ है। इस समय सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त काल में ही हुआ है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके,
पैराग्राफ चेंज करके कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त ब्रैकेट में 335 से 375 एडी 335 से 375 एडी राजा बना। देखिए समुद्रगुप्त के संदर्भ में जानकारी समुद्रगुप्त के संदर्भ में जानकारी का स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है या प्रयाग स्तंभ लेख है। कई बार बीपीएससी में इसको पूछा है कि प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो समुद्रगुप्त लिखे, जिसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने लिखा था। चलिए अब लिखिए समुद्रगुप्त एक विजेता होने के साथ साथ एक सफल प्रशासक कौमा संगीतज्ञ कौमा कवि एवं विद्या का संरक्षक भी माना जाता है। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त नीचे लिख लीजिए। वैसे तो लिखवा ही दिए कि पराक्रमी शासक था, बहुत सारा जीता, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, तो ये सब तो नहीं आता है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए समुद्रगुप्त के पश्चात वो बीड़ा बजाते हुए जो लिखे हैं ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कि इससे ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ था या संगीत को प्रश्रय देता था। अच्छा, इसी समय गुप्त साम्राज्य में ही बीपीएससी में कई बार पूछा है हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण, हुण सेंट्रल एशिया की एक जनजाति थी और बड़ा खूंखार मानी जाती थी। तो पूछता है कि किसके शासन काल में सबसे ज्यादा हुआ, तो इसके बाद स्कंदगुप्त जो आएगा उसके शासन काल में हुणों का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है। बीपीएससी में इसको 2-3 बार पूछ चुका है। लिखिए समुद्रगुप्त के पश्चात, पैराग्राफ चेंज करके, समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय
गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठा था जो पूर्णतः है अयोग्य एवं कायर था। पूर्णतः अयोग्य एवं कायर था। उसकी कायरता से तंग आकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। एवं उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया एवं गद्दी पर बैठा। फुल स्टॉप। लिखिए, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, अंडरलाइन कर दीजिएगा, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम। पूछेगा देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं, तो विशाख दत्त। उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। कर दिए? हाँ। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम एवं अन्य अभिलेखों एवं सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है। इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो याद करने वाला चीज है कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं, तो विशाख। अब आइए, गुप्त वंश में जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय। लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय हाँ, हेडिंग दीजिए नीचे, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 412 ईस्वी। 375 से 412 ईस्वी। देखिए, इसने शकों मगध साम्राज्य के पतन के पश्चात, सुनिए, मगध साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुआ है। हुआ तो बहुत सारा है, लेकिन मेन 4 है।
उधर से सब आए हैं, यूनानी, शक, पार्थियन या पहल्लव और कुषाण। तो ये इसी समय शासन कर रहे थे। कुषाण भी थे, कनिष्क जो राजा बना। तो शक अभी भी थे, शक ज्यादा मजबूत हो रहे थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही उन पर नियंत्रण स्थापित किया। लिखिए, इसने शकों की बढ़ती ताकत पर कमान लगाई एवं पश्चिमी सीमा को निरापद बनाया। यानी कि ये जो उत्तर पश्चिम सीमा, ये अफगानिस्तान तरफ वाला इलाका है, इसको एकदम सुरक्षित बनाया कि अब इधर से कोई दूसरा हमला न कर सके। लिखिए, इसने नागवंशीय कन्या इसने नागवंशीय कन्या कुबेर नाग से विवाह किया। जिससे प्रभावती गुप्त नाम की पुत्री हुई। इस पुत्री का विवाह उसने वकाटक राजकुमार रुद्रसेन से किया। वकाटक राजकुमार रुद्रसेन से किया। देखिए, ये इधर ये वाला इलाका है ना, नीचे इधर ये वकाटक साम्राज्य था, समझ गए। नीचे में इस इलाके में वकाटक वंश का अपना राज्य था। लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल चंद्रगुप्त द्वितीय का काल शिक्षा, साहित्य, विज्ञान का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था। देखिए, इसी के दरबार में गोल्डन पीरियड, इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे। बाकी इसके विषय में ना डिटेल जो जनरल हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि सब ना आर्यभट्ट, वरामिहिर, है ना, कुमार गुप्त, सब बहुत बड़े साइंटिस्ट, धन्वंतरी, कालिदास, सब इसी के शासन काल में थे। सब इसी के शासन काल में थे। इसलिए इसका जो शासन काल है, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान का स्वर्ण काल कहलाता है। सोचिए, उसी समय का मेहरौली लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के प्रांगण में, लोहे का पिलर है कि आज तक जंग नहीं लगा है उसको, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है।
कि उस समय की जो मेटालर्जी भी थी वो विश्व में अपने आप में थी। चलिए, तो इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है उसको स्वर्ण युग माना जाता है। अब लिखिए, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, पैराग्राफ चेंज करके, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त, ब्रैकेट में 412 से 455, गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त के उपरांत उसका पुत्र कुमारगुप्त के उपरांत उसके पुत्र, उसका नहीं, उसके पुत्र स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। अंडरलाइन कर दीजिएगा, कई बार पूछा है बीपीएससी में इसको। जिसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया, हुणों को ना भारत में घुसने तक नहीं दिया। तो जो गुप्त साम्राज्य था, सुनिए, जो गुप्त साम्राज्य था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पराकाष्ठा पर था। अब यहां से धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे देखिए, ग्राफ पहले ऊपर गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ग्राफ सबसे ऊपर रहा, अब यहीं से ग्राफ नीचे गिरना शुरू। लिखिए कि छठी शताब्दी के मध्य में, छठी शताब्दी का मध्य आते आते, छठी शताब्दी का मध्य आते आते यह वंश लगभग समाप्त हो गया। यह वंश लगभग समाप्त हो गया। बाकी इनके जमे जो साइंटिस्ट थे या ये थे, उनका ना डिटेल हमारे नोट्स में दिया गया है, तो अब यहाँ लिखवाने से कोई फायदा नहीं है ना। नोट्स दे देंगे, वहीं सब मिल जाएगा। चलिए, लिखिए, एक लाइन और लिखिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि गुप्त वंश, लिखिए गुप्त वंश के समाप्ति के पश्चात, गुप्त वंश के समाप्ति के पश्चात बिहार में उत्तर गुप्त राजवंश, उत्तर गुप्त राजवंश
का शासन था। इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। देखिए, कृष्णा गुप्त ब्रैकेट में 480 से 502 एडी इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इस बात की पुष्टि अपशद अभिलेख से होती है। इस बात की पुष्टि अपशद अभिलेख से होती है। चलिए, बाकी इसका काम नहीं है। इतिहास तो उखाड़ना चाहे तो कितना उखाड़ देगा, लेकिन काम नहीं। अब लास्ट लिख लीजिए, हम लोगों का ये खत्म होगा। हालांकि ये सब है जो मेन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे वहां भी है। अब इसके बाद जो बिहार में वंश आता है, कौन सा आएगा? पाल। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए पाल वंश। पाल वंश। इधर सुनिए, देखिए, जो आप लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो 550, 600 तक तो हर्षवर्धन का अपना मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन का मिलता है। हर्षवर्धन अपना इस इलाके पर शासन किया। उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चलता है कि यहाँ किसका शासन है। ठीक है, तब 100-150 साल के गैप के बाद 3 साम्राज्य उभर कर आता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट, बिहार में पाल, और इधर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो ये जो पाल थे मेनली बौद्धिस्ट थे। पाल थे मेनली बौद्धिस्ट थे। तो इनके समय में अब बिहार फला फूला और फिर धीरे धीरे बिहार जो है सल्तनत काल के अधीन चला आया। सल्तनत काल के अधीन चला आया। बिहार में मतलब आक्रमणकारी में पहला मुस्लिम शासक क्या वो मतलब उसको दिया गया था, बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी को माना जाता है। उस समय क्या था कि उत्तर भारत एकदम लगभग उत्तर भारत का पूरा भारत ही खाली पड़ा हुआ था। कोई वैसा शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। तो चलिए, पाल काल के विषय में थोड़ा सा लिख लीजिए। मेन वाला जब वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां सब डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत लिख लीजिए। लिखिए कि हर्षवर्धन के पश्चात, हेडिंग दे दिए ना, पालकाल या पालवंश।
देखिए, हर्षवर्धन के पश्चात उत्तरी भारत में पुनः राजनीतिक अव्यवस्था का बोलबाला हो गया। यशोवर्मन ने ये हर्षवर्धन वंश का है। यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए कन्नौज को केंद्र बनाकर राजनीतिक स्थिरता ले आने का प्रयास किया, राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी। मतलब कोई शासन वासन नहीं था, पूर्ण राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी। लिखिए, इसी समय बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सत्ता का विकास हुआ। जो इतिहास में पाल वंश के नाम से विख्यात हुआ। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, माना जाता है कि जनता ने ही गोपाल को गद्दी पर बैठाया। उसने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने उदंतपुरी में एक मठ अथवा विश्वविद्यालय निर्माण करवाने का श्रेय दिया जाता है। उदंतपुरी को हाईलाइट कर दीजिएगा। ये सब बौद्ध से संबंधित है। पूछ देता है उदंतपुरी कहाँ है? बिहार शरीफ के पास। हाँ, ब्रैकेट में
लिख दीजिएगा बिहार शरीफ। चलिए आज इतना पर छोड़ते हैं। सुनिए, इसमें ना पाल वन से रिलेटेड 2 पेज रह गया है, ये 2 पेज करे 2 पैराग्राफ, आधा पेज है छोटा, तो आप फोटो भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग घर पे लिख लीजिएगा, हम समझा देंगे। और कल से अब स्टार्ट होगा मध्यकालीन बिहार, प्राचीन भारत खत्म। आज कहाँ से टेस्ट है?